मोदी सरकार के एक साल के कामकाज से क्या योग गुरु बाबा रामदेव संतुष्ट हैं? क्या उपलब्धियां देखते हैं मोदी सरकार की और कहां खामियां रही? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद बाबा रामदेव जी। बाबा जी, एक साल पूरा जश्न मनाया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से, आपको क्या लगता है क्या उपलब्धियां हैं? वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। माने जितने भी एनआरआई लोग हैं हमारे, या मैं स्वयं भी बाहर जाता हूं, तो पहले हम देखते थे कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की उतनी इज्जत नहीं थी। लोगों के मनों में हिंदुस्तान के प्रति गौरव का भाव नहीं था। आज हमारे एनआरआईज के मन में भी गौरव का भाव, और पूरी दुनिया के लोग भी हमारी ताकत को महसूस करने लगे हैं, हमें अहमियत देने लगे हैं। भारत यद्यपि अभी आर्थिक दृष्टि से उसको बहुत कुछ करना है, चीन से हमारी जीडीपी 5 गुना कम है, उसकी 5 गुना हमसे ज्यादा है। आज हम 16 करोड़ के आसपास खड़े हैं, वो 500 लाख करोड़ के आसपास खड़ा है। उसके बावजूद भी माने पूरी दुनिया में एक भारत के प्रति इज्जत गौरव का भाव पैदा हुआ। ये तो हो गया जिसको कहते हैं स्वाभिमान, जिसको कहते हैं इज्जत, क्योंकि आदमी को पैसा ही नहीं इज्जत भी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान का प्रश्न है, तो हिंदुस्तान में अभी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अभी काम करना शेष है। चाहे वो एग्रीकल्चर का इश्यू है, चाहे वो इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का इश्यू है, मेक इन इंडिया का इश्यू है, चाहे ब्लैक मनी है, चाहे करप्शन है, चाहे एजुकेशन सिस्टम से लेकर के जहां जहां इनजस्टिस है, उस सिस्टम को चेंज करना, सिस्टम को जस्टिसफुल अकाउंटेबल बनाना, उसमें भारतीयता लाना, उसमें गौरव लाना, सात्विकता लाना, शुभ लाना। जमीन पे काम करने की जरूरत है। जमीन पे अभी काम नहीं हुआ। आपने पहले भी बोला था कि मोदी सरकार ठीक है विदेशों में नाम कमा रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जमीन पे काम दिखाई नहीं दे रहा। लोगों को फील नहीं हो रहा कि कुछ हुआ है सरकार की। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि जमीन पर काम नहीं हो रहा है। जमीन पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। सरकार का ये काम है कि अच्छी नीतियां बनाना, लोगों को लगे कि उनकी सरकार है। तो ये मोदी जी की सरकार की कामयाबी है कि लोगों को लगता है हमारी सरकार है। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसी को बोलने नहीं देते, मंत्री तक नहीं बोल पाते हैं, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी और तिगड़ी कर रही है। अरुण शौरी ने भी आरोप लगाया, ये देखो 3 मूर्ति कर रही है। देखो, जब ज्यादा बोलते थे बीजेपी में लोग, हर आदमी बोलता था, लोग बोलते थे सभी बोलते ही है, इनमें कोई चुप ही नहीं रहता, इनका कोई एक लीडर है। अब वो पार्टी ठीक से चलने लगी है तो बोले दूसरे कोई बोलते ही नहीं है। माने देखो ये तो, लेकिन देश के लोग बोल सकते हैं, देश के लोग अपनी बात को कह सकते हैं। देश के लोगों के हाथों को और पैरों को, विकास की गति को रोका नहीं गया। माने लोगों को फ्रीडम दी गई है, भाई आप काम करो। तो मंत्रियों को फ्रीडम क्यों नहीं है? मंत्री तो सुना ये मीटिंग में बोल ही नहीं पाते हैं। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और अमित शाह, तीनों की जो 3 मूर्ति है, अरुण शौरी जो पुराने सहयोगी रहे हैं, उन्हें आरोप लगाया है। बाबा जी देखिए, ऐसा कौन क्या आरोप लगाता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारे बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम संयमित बोलते हैं। हम उतना ही मुंह खोलते हैं जितना जरूरी है। तो क्यों नहीं करवा रहे? ब्लैक मनी मुद्दे को लेके आंदोलन छेड़ा बाबा जी, आपका मुद्दा था, आपकी बात करते इतना पैसा, यहाँ कोई गरीब नहीं बचेगा, यहाँ पे सब, तो क्यों नहीं 1 साल के बाद भी कोई ब्लैक मनी का 1 रुपया नहीं? लाख करोड़ रुपए का काला धन का मुद्दा है ये। माने हम चीन को बीट कर सकते। मोदी जी जो बोलते हैं ना कि हम आंख में आंख मिलाकर के बात करें, बराबरी की बात कर सकें। नहीं, मोदी जी लापा 1 साल हो गया। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर किसी व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा, और फिर वो बोले कि कोई अकाउंट है ही नहीं, इसका कोई कितना अमाउंट है किसी को क्लैरिटी नहीं है। आप अमाउंट का हमेशा अमाउंट और अकाउंट की जो बात है, वो जो हमने कही है वो आज भी सच है, और हम अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटे। देखो क्या होता है, किसी को मौका तो दो ना। 1 साल कितना मौका देंगे? 5 साल? 5 साल में तो देखो पूरा हिसाब किताब ही हो जाएगा। अभी 1 साल का मौका दिया था। अभी हमारी जो डेट है, जून महीना अभी आने वाला है। तो आपकी सरकार है बाबा जी, 1 साल हो गया, जून तक का टाइम देते हैं सरकार को, उसके बाद फिर आंदोलन। मैं इतना ही कहता हूं कि इस देश में जनता भगवान है। वैसे भी हम तो नर को नारायण कहते हैं, और राजनीति तो भाई जनता के वोट से चलती है। अब भाई देश का जो हक है, उनका जो नोट उनको मिलने चाहिए, जो काला धन वाले, वो इनको दिलाने पड़ेंगे। नहीं तो भैया जो है वोट नहीं मिलेंगे। तो इनको भी चिंता इस बात की। बाबा जी आएगा कब ये पैसा? 1 साल हो गया सरकार को, जून आने वाला है, जून में कुछ करने वाले हैं इस बात को लेके? क्योंकि आपने आंदोलन छेड़ा था जून में। अभी जून आने दो ना, अभी कुछ करने की सोच रहे हैं? क्यों नहीं सोचेंगे, लेकिन क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं, सरकार जो है जिस दिशा में काम कर रही है उसको अभी हमने मौका दिया है,
मुझे लगता है जून महीने तक और भी चीजें साफ होंगी। आम आदमी की जहां तक बात कही कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए, अभी जो लैंड एक्विजिशन बिल लेके आए उससे तो ये कहा जा रहा है, पार्टी के भीतर भी लोग बोल रहे हैं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो एंटी पीपल छवि बन रही है सरकार के इस बिल के लाने से। आपको भी लगता है कि इसको विड्रॉ करना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, और ये छवि खराब होती जा रही है सरकार की? देखिए, विपक्ष इस मामले में बहुत हद तक कामयाब हो गया। आदरणीय मोदी जी से लोग अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि भाई ये एक साधारण परिवार में पैदा हुआ है, गरीब परिवार में, चाय बेचने वाले के परिवार में पैदा हुआ है, ये गरीब का दर्द जानता है। तो मोदी जी मतलब सीधे तौर पर किसान ना होते हुए भी, क्योंकि जो है एक अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए दलित, शोषित, पिछड़े किसान इससे उम्मीद लगाए बैठे। मोदी जी उसको पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, और उधर से इंडस्ट्रीज को जो जमीन चाहिए, कुछ तो सरकारी जमीनें पड़ी, हमारे यहाँ बंजर जमीनें पड़ी, वो उनको उपलब्ध कराएंगे, और जो कुछ छोटे मोटे संशोधन वो करके, और इस जो है ये जो एक गति अवरोध हो गया ना, इससे सरकार को बाहर निकालेंगे। राहुल के नए तेवर को कैसे देखते हैं आप? नया रूप, नया तेवर। मैंने कहा उनको एक मौका मिल गया और उसका उन्होंने बहुत अच्छे से फायदा उठाया। मैंने देखा जो राहुल गांधी जी के आलोचक थे ना, वो भी उनकी प्रशंसा करने लग गए। ये एक बड़ा अचीवमेंट है, मैं इसको सामान्य नहीं मानता कि जो लोग कहते थे जो है, क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो हमने भी किए, एक इतना बड़ा राजनीतिक घराना था, वो जो है ठहर सा गया था एक तरह से, उसको पहिए लगा दिए इन मुद्दों ने। आप भी प्रशंसक हो गए उनके? ना, मैं ना प्रशंसक हूं ना आलोचक हूं, मैं तो पहले तो आलोचक थे बहुत। अब मैं तटस्थ होकर के देख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि सरकार आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ कितनी बहुमत की सरकार हो, विपक्ष भी सबल होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी एक विपक्ष में सबल नेता बनकर के उभरे, जिससे कि अच्छा उनका भी भविष्य उज्जवल होगा, और हाँ, राष्ट्रहित के मुद्दों के ऊपर वो बाधा ना बने, यह अपेक्षा। बाबा जी, सूट बूट, मोदी के सूट बूट की बड़ी चर्चा हुई कि बहुत महंगे सूट पहनते हैं, बड़ी आलोचना हुई, तो आप क्या समझते हैं, नहीं पहनना चाहिए था उनको? देखिए, ये उनका अपना डिसीजन है, हम तो बाबा जी आदमी है। देखो भैया, हमारी तो अपनी जो है ये एक नीचे धोती, एक ऊपर धोती और लंगोटी, हम इसी में जीते हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है, बीजेपी में अभी जो है जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनका जो है उन्होंने बहुत कुछ किया है, यद्यपि इस बारे में होमवर्क भी किया है। वो माने परसेप्शन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जो है सरकार में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, और ये दिखना भी चाहिए। माने दिखना किस रूप में चाहिए? दिखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, दिखना इस रूप में चाहिए कि ज्यादातर बीजेपी के लोग क्या है, वो मतलब ऐसे कपड़े ऐसे पहनते हैं, वो उनमें जो दलित नेता है ना, उनमें जो पिछड़े वर्ग के नेता है, वो भी इस तरह से उनका जो वेशभूषा, उनका पूरा परसेप्शन ऐसा है कि ये सब लोग जो है ना पैसे वाले लोग हैं। तो इस चीज से लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, जैसा है वैसा दिखना भी चाहिए। इनको ऐसे लोगों को तलाशना पड़ेगा जो वास्तव में शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए जीते हैं, मरते हैं, और उनका जीवन बाहर भीतर एक जैसा, उनके करने कथनी उनके भीतर दिखना भी चाहिए कि ये पिछड़े। मतलब मोदी जी को भी ऐसे कपड़े, आपका मतलब सीधा हुआ कि वो भी एक पैसे से हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसा साधारण वो दिखना चाहिए। देखिए मोदी जी तो जैसा देश वैसा भेष, वो जब आर्मी में जाते हैं तो आर्मी की भी ड्रेस पहनते हैं, जिस देश में जाते हैं उस देश की भी ड्रेस पहनते हैं। मोदी जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, वो साधारण कपड़े भी पहनते हैं। मैंने देखा मोदी जी को बहुत करीबी से। अब एक आधी बार सूट बूट पहन लिया तो भाई क्या सूट बूट पहनने से कोई आदमी मतलब कोई अपराधी हो जाता है क्या? राम मंदिर मुद्दा सब लोग बोलते थे, बीजेपी वाले भी, हमारी सरकार जब बहुमत में आएगी हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, तो अब तो बहुमत में आप क्यों देर कर रहे हैं? क्या राम मंदिर नहीं बनेगा कभी? पूछिए, बीजेपी वालों से पूछो, संघ वालों से पूछो, विश्व हिंदू परिषद वालों से पूछो। हमने तो कहा था कि भाई हम तो हर एक व्यक्ति को राम, कृष्ण, हनुमान, शिव बनाना चाहते हैं। हर एक को हम गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद, दयानंद बनाना चाहते हैं। हम तो लाइव राम के मंदिर बनाना चाहते हैं, जीवंत राम के मंदिर। जहां तक ये प्रश्न है कि कोई भी देश अपने पुरखों की विरासत को संजो के संभाल के रखता है, आप जो है पूरी दुनिया के महापुरुषों को देख लीजिए, उनकी जन्मस्थली, उनकी पुण्यस्थली, उनकी निर्वाण स्थली कितनी भव्यता से वो लोग बनाते हैं, है ना। तो ये मुद्दा जो है इसके ऊपर बीजेपी को बताना चाहिए। नहीं तो बनना चाहिए भव्य राम मंदिर, जो बीजेपी वाले कमिटमेंट रही है, या आपके लिए कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, मेरे लिए बड़ा मुद्दा यह है कि हर व्यक्ति के अंदर राम जैसा चरित्र कैसे हम घड़ सके। तो मेरा मुद्दा राम मंदिर निर्माण से ज्यादा
व्यक्ति निर्माण का है, राम के निर्माण का है, कृष्ण के, शिव के, ऋषियों के निर्माण का। इसलिए मैं कहता हूं ये भारत ऋषियों का देश, हम ऋषियों की संतान में ऋषियों जैसा बनना है, ये मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। भव्य राम मंदिर आपके लिए कोई मुद्दा नहीं? नहीं, भव्य राम मंदिर मेरे लिए मुद्दा नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा ये मुद्दा बीजेपी का है, आरएसएस का है, बजरंग दल का है, विश्व हिंदू परिषद का, उन लोगों को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। धारा 370 की बात भी बीजेपी करती रही है बाबा जी। जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बन गई, लेकिन मुद्दे पे चुप्पी साध ली उन्होंने। ये भी बीजेपी से पूछो, मैंने तो 370 का मुद्दा कभी नहीं उठाया था। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए 370 में? मैं ये मानता हूं कि एक बार मैंने इस मुद्दे को इस रूप में नहीं उठाया था जिस तरह से बीजेपी का ये जो है अब उनकी पूर्ण बहुमत सरकार है, उनका ये मुख्य मुद्दा रहा है। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, तो उसमें इनडायरेक्ट वे में 370 का मुद्दा आता है, क्योंकि जब सब भारतवासी हैं तो उनके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, और इसमें कोई बाधा भी नहीं है। थोड़ी हिम्मत की बात है। जो वहां सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में, यदि वहां की सरकार जरा भी इधर उधर चलती है, मुफ्ती सरकार, तो बीजेपी को तुरंत समर्थन वापस से ले लेना चाहिए, उनको एक कड़ा संदेश दे देना चाहिए। मुझे लगता है संदेश उन्होंने दे भी दिया है। तो जीवन जो औषधि थी बाबा जी बड़ी विवादों में रही आपकी, आपने कहा था नाम बदल दूंगा, अभी तक नाम बदला नहीं है, और सरकार ने जांच करने के आदेश भी दे दिए उस पर। कितनी जांच कर लो ना। मैं तो कहता हूँ त्यागी जी को यदि इरादा हो आगे बच्चा पैदा करने का, तो वो भी अपनी पत्नी को, क्योंकि त्यागी जी के खाने के लिए नहीं है, जो है यदि त्यागी जी उस उम्र में भी बच्चा पैदा करना चाहें तो पुत्र जीवकर शिवलिंगी खिलाएं, शायद हो सकता है 99% लड़की पैदा होगी। ये लड़का पैदा करने के लिए है नहीं, एक दवाई का नाम है, ये बंध्यत्व के लिए, इनफर्टिलिटी की दवाई है, और इनफर्टिलिटी के नाम पर कितना लूटा जाता है, तो 30 रुपए की दवाई है। बाबा जी केजरीवाल की अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल जिस ढंग से एलजी के साथ उनकी टकराव चल रहा है ऑफिसर्स को लेकर के, और उसके बाद आप तख्ता पलट की बात आरोप लगाए कि बीजेपी तख्ता पलट करना चाहती है, तो आपको क्या लगता है केजरीवाल का जो 100 दिन का कार्यकाल है किस ढंग से आंकते हैं उसको? देखिए केजरीवाल जी बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। देखो चुनाव से पहले तो एक उत्तेजना का, एक जोश का, एक परिवर्तन का माहौल सभी पार्टियां बनाती हैं। वो केजरीवाल जी ने बनाया, तो उसमें मैं जो है किसी को दोष दो और किसी को निर्दोष कहूं, ऐसा नहीं है। सभी पार्टियां माहौल बनाती, लेकिन उनको भी पता है जब डिलीवरी करनी होती है तो उनको ईमानदारी से उन्होंने कहा भी भाई देखो 5 साल में सारे मुद्दे हम पूरे नहीं कर सकते, लेकिन ईमानदारी से हम काम करेंगे। तो बड़ी समझदारी से चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने वादे किए थे, क्योंकि बहुत से तो उनके पास में इतना फंड नहीं है, इतना बजट नहीं है, वो सबके सब पूरे कर पाएंगे ऐसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से मेहनत जरूर कर रहे हैं। उनको भगवान कामयाबी दे, और वो दिल्ली के लोगों के जितने भी सवाल हैं, जितने भी उनके मुद्दे हैं, जितनी भी उनकी वास्तव में जेन्युइन समस्याएं हैं, उनका समाधान करने की दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहे, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। केजरीवाल सरकार के 100 दिन और मोदी सरकार का 1 साल, दोनों में क्या कंपैरिजन देखते? देखिए अब एक दिल्ली जो है 2.5 करोड़ की आबादी का की एक सरकार है, और एक 125 करोड़ लोगों की सरकार है, दोनों की इस तरह से तुलना करना ठीक नहीं होगा। परफॉर्मेंस वाइज केजरीवाल बेहतर है? ऐसा देखिए परफॉर्मेंस वाइज आप मोदी जी और केजरीवाल जी के चरित्र में देखो, पॉलिटिकली एक आदमी को इतना एक्सपीरियंस है, फिर एक आदमी के ऊपर 125 करोड़ लोगों ने भरोसा किया, एक के ऊपर दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया। दिल्ली और देश में अंतर तो है ना। आखिरी सवाल बाबा जी, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और सरकार के लोग एरोगेंट हो गए हैं, लोगों से मिलते नहीं है, उनके काम नहीं होते हैं। बीजेपी के एक सांसद ने तो मीटिंग में ये सवाल उठाया था कि मंत्री चिट्ठियों के जवाब नहीं देते, एरोगेंसी आ गई है, गैप आ गया लोगों के बीच में। आपको भी फील होता है? देखिए जो है ज्यादातर एमएलए और एमपी किसी भी पार्टी के हो, सत्ता में आने के बाद एक तो सबसे पहले तो नंबर चेंज करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं, जो है मेरे भी जिन नंबरों से बात होती थी भैया, वो ज्यादातर लोगों के नंबर बदल गए, कुछ को छोड़ करके। जैसे जो है अमित शाह जी का नंबर नहीं बदला, जेटली जी का नंबर नहीं बदला, मोदी जी का तो खैर नंबर वहां पर भी गांधीनगर में लैंडलाइन होता था, यहाँ पर भी है। उनके जो और भी जो उनके साथ में लोग हैं उनके नंबर नहीं बदले हैं। बाकी नीचे काफी लोगों के 100 नंबर बदल गए। ये ठीक नहीं है, अपने पुराने नंबर चालू करवाएं, और फिर जो आदमी की जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन समस्या का समाधान करने के लिए कुछ तो काम करें भैया। अब मोदी जी कहते हैं आकर के बैठो, तो कुछ लोग बैठ तो जाते हैं, कुछ लोग काम वास्तव में जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे। देखो मैं भी इस बात से सहमत हूं, तो उन लोगों को जवाबदेह होना चाहिए, तो इस दिशा में उनको सुधार करना चाहिए। और एरोगेंसी तो भैया, अहंकार तो किसी को भी नहीं आना चाहिए। मोदी जी खुद कहते हैं भैया हमको लोगों ने बनाया है तो अहंकार करने के लिए नहीं बनाया, काम करने के लिए बनाया, और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। मतलब एरोगेंसी आ गई है कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे। कुछ लोगों में आई है,
तो उनको तुरंत दूर करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है देखो अगली बार फिर चुनाव में तो जाना ही है ना। धन्यवाद बाबा रामदेव।